हेलो स्टूडेंट, मैं एक अध्यापिका हूँ और सन 2004 से इस अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हूँ। इस अवधि के दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि बच्चे कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, सामान्य गलतियाँ होती है देखने में तो, लेकिन बहुत ही मायने रखती हैं। अगर उन गलतियों को सुधार लिया जाए तो काफ़ी कुछ अपनी जो अभिव्यक्ति है हमारी, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। तो मेन पहले हम बात करते हैं कि वो जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो किस कारण से होती हैं। उसका जो मुख्य कारण है, सबसे पहला है उच्चारण। जहाँ तक हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही बोला जाता है, यानी जो अक्षर जो ध्वनि निकलेगी उसी को एज इट इज़ वैसे के वैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा, उच्चारण। सही उच्चारण होगा तो हमारे लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी। दूसरी बात आती है, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये क्या ठीक है क्या गलत है, यानी कि अज्ञानता। अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो हम उस चीज़ को ठीक कैसे लिखेंगे, यानी हमारी गलतियाँ होंगी ही होंगी। तो जो हमारी गलतियाँ होती हैं उसमें कुछ छोटी सी सामान्य बात है, वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले लेते हैं अनुस्वार और अनुनासिक, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हो बिंदु या चांद बिंदु। इनको हमेशा जिस अक्षर के साथ इनका उच्चारण होता है ठीक उसके ऊपर लगाना होता है। अगर इनको ठीक ढंग से, यानी उसके अक्षर के ऊपर नहीं लगाएंगे तो उस अर्थ जो शब्द है उसका जो अर्थ है उसका अनर्थ भी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो हम अनुस्वार और अनुनासिक लगाते हैं ठीक उस अक्षर के ऊपर लगाया जाए जिसके साथ उसका उच्चारण होता है। जैसे हंस और हंस, इसमें अनुसार है, अनुस्वार एक में लगा है, अनुनासिक। तो है कि ठीक ऊपर लगाना है, बच्चे क्या करते हैं है और से इन दोनों के बीच में लगा देते हैं। तो इसको उच्चारण हम कैसे करेंगे और शब्द का क्या अर्थ निकलेगा ये भी देखो। तो कहने का मतलब ये है उसी के साथ लगाया जाए जिसके साथ उसका उच्चारण होता है। अगली बात है, जो मात्रा लगाते हैं उनका भी हमें ज्ञान नहीं होता है। छोटी की मात्रा है, बड़ी की है, आगे की पीछे की, बस यही बोलते हैं बच्चे। ध्यान रखिए, जब छोटा उच्चारण होता है तो छोटी की मात्रा या छोटू की मात्रा रखते हैं, जैसे की, उ। अगर हमारी ध्वनि छोटी निकलती है तो छोटू की मात्रा लगेगी, अगर लंबी निकलती है तो बड़ों की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। इसमें एक बात और है, जब हम मात्रा लगाते हैं तो कभी भी आधे अक्षर के ऊपर मात्रा नहीं लगती। आधे अक्षर में जिस वर्ण के साथ स्वर नहीं जुड़ा होता है, अगर हम वर्ण में से स्वर निकाल देते हैं तो अक्षर आधा होता है। उसको हम या तो हलंत लगा के लिखते हैं, जैसे से हमारा है, नीचे हलंत लगा देते हैं, इसका अर्थ यह है कि ये से आधा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसकी खड़ी पाई है उसको हटा दें, ये भी आधा से कहलाएगा। तो जब हम मात्रा लगाते हैं तो मात्रा हमेशा कभी भी आधे अक्षर के ऊपर नहीं लगती है। अक्सर देखा है कि बच्चे जो मात्रा लगाते हैं उनको ये नहीं पता सिर्फ मात्रा लगानी होती है। उसको जैसे आप उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देख लें, भक्ति जो शब्द है आधा कै और जो मात्रा लगेगी कैसे पहले, इसको बच्चे यहाँ जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। मात्रा कहाँ आनी चाहिए, मात्रा आएगी त के ऊपर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गलत माना जाएगा। तो भक्ति मात्रा कहाँ लगेगी, तय की जो खड़ी पाई इसके साथ ही आपको मात्रा लगानी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है की और की। ये अक्सर गलतियाँ देखिए, लगभग 98% बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। 2% बच्चे वो होते हैं जिनको बार बार याद दिलाते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन 98% बच्चे मैंने देखा है पढ़ाते समय जब नोटबुक चेक होती है तो ये गलतियाँ मिलती ही मिलती हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, की और की, एक पे छोटी की मात्रा लगी है, एक पे बड़ी की मात्रा। जो हमारा की है ये, इसको आप बोल सकते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द वो होते हैं जो दो उपवाक्यों के बीच में लगाए जाते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम की लगाते वाक्य में की समुच्चय बोधक शब्द लगाते हैं तो ये हमें ये बताता है कि जो इससे पहले जो करता है वो जो बोलना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है वो इसके बाद है, यानी जो हम कह रहे हैं वो बताना चाहता है वो इसके बाद आएगा। जैसे राम ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं आएगा,
अब राम ने कहा, ठीक है। अब राम क्या कहना चाह रहा है, वो इस समुच्चय बोधक शब्द के बाद उसके बारे में बताया गया है। तो की कहाँ आएगा, जहाँ हम किसी बात को सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उससे पहले हम की लगाते हैं। अगली बात आती है की बड़ी ई की मात्रा जिस पे लगी होती है की। ये की हमें क्या दर्शाता है, दो शब्दों के बीच में संबंध, कि दो जो शब्द हैं वाक्य के अंतर्गत उनके बीच में क्या संबंध है, ये हमें की बताते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, राम, यह गाड़ी राम की है। की शब्द आया है राम और गाड़ी, तो जो हमारा राम है और गाड़ी है, ये की किसके बीच में संबंध बता रहा है, राम और गाड़ी की। जो गाड़ी है वो किसकी है, राम की है। तो की शब्द हमेशा किस लिए हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए कि वो उससे उसका क्या संबंध है। संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और इसकी हमेशा गलतियां होती हैं। और दोनों में डिफरेंस नहीं पता है। जैसे हम कई बार लिखवाते हैं बच्चों को, मैंने एक मात्रा लगा दी है, जिसको नोट करते हैं तो वो जब चेक करते हैं देखते नोटबुक में दो मात्रा लगी मिलती हैं। वो ये सोचते हैं कि टीचर भूल गया है, उन्होंने लगाई नहीं है, दो मात्रा आनी थी, एक फिर उसमें जोड़ देते हैं, नहीं है। जो और शब्द है एक मात्रा लगी है, उसका अर्थ होता है तरफ, यानी वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है, वह घर की तरफ जा रहा है, यानी वो घर की ओर जा रहा है। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, घर की तरफ, कि किस दिशा में हो जा रहा है, किस तरफ हो जा रहा है, तो और लगता है। और जो होता है जिस पे दो मात्रा लगी होती है, और वो हमेशा लगता है दो वाक्यों के बीच में भी हो सकता है। इसको ये समुच्चय बोधक शब्द भी है हमारा। जैसे राम ने खाना खाया और वह खेलने चला गया, तो समुच्चय बोधक शब्द भी कहलाएगा। दूसरा, ये दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो किसी के नाम हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसने रोटी चावल और दाल खाई, तो कई अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो लास्ट वाली होती है उससे पहले इसका हम प्रयोग करते हैं। इससे आगे और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी र का हम प्रयोग तीन तरह से करते हैं। कर्म, ये जो र है ये हमारा आधा र है, ध्यान रखें। इसका उच्चारण होता है कै के बाद और मैं से पहले कर्म, कर्म नहीं। देखो, कर्म और कर्म दोनों के उच्चारण में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। कर्म, कर्म, यह र हमारा पूरा है। और इसमें कर्म में क्या, र आधा है, इसको ऐसे हलंत लगा के आप देख सकते हैं। तो कर्म और कर्म, तो ये र हमारा जो लगता है कर्म, इसका उच्चारण क्या के बाद है और मैं से पहले है। तो जिसके बाद इसका उच्चारण होता है, उससे जो अगला अक्षर होता है उसके ऊपर हम र को लगाते हैं। जैसे धर्मात्मा देख लीजिए आप, ध के बाद इसका उच्चारण होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बस ये है शब्द के ऊपर मात्रा लगी है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बस उसको ये लगाना कि हमें लगा होना चाहिए, लेकिन सही जगह पे उसको लगाना ही उचित है, नहीं तो ये आपका जो शब्द है वो गलत माना जाएगा। तो र उच्चारण धर्मात्मा में ध के बाद उच्चारण है, तो माँ की जो खड़ी पाई है इसके ऊपर उसको आपको लगाना है। दूसरा जिसका प्रयोग हम करते हैं, ये अक्षर के नीचे लगता है, अक्षर के नीचे इसका हम प्रयोग करते हैं और उसकी जो ध्वनि आएगी क्रय। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, जो क्रय है वो रे पूरा है, इसमें आधा नहीं है, ध्यान रखें। बच्चे सोचते हैं क्रम, इसमें कै हमारा आधा है, रे हमारा पूरा है और मैं भी क्रम, इसको हम इसका उच्चारण करेंगे क्रम, ठीक है। अब एक और रे का प्रयोग हम करते हैं ड्रम, ड्रम और ट्रे, यानी टे और डे के साथ जब हम रे का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके नीचे लगता है, साइड में नहीं, ऊपर नहीं, डे और टे के नीचे लगता है, ड्रम या ट्रम, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कुछ ऐसी छोटी गलतियां हैं, सामान्य गलतियां हैं जो अक्सर करते रहते हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन
इन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से हमारे काफ़ी मार्क्स कट सकते हैं। प्लस हमारी जो अभिव्यक्ति है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, चाहे मौखिक हो या फिर लिखित रूप से। उसमें अगर आपको अपनी अभिव्यक्ति को सही आकर्षक बनाना है तो उसके लिए आप उच्चारण पे ध्यान देना होगा, प्लस ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हम करते हैं उस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का यही है कि हम जो गलतियाँ करते हैं उसमें सुधार हो, और आपके लिए आपका जो फ़ायदा है वो हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, साथ में आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि आगे मैं जो आप चाहते हैं, जिस विषय पे आप चाहते हैं उसको और क्लियर करने के लिए उसके ऊपर आगे इस वीडियो आपके पास पहुंच जाए। साथ में उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।